एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 22। 5 सेंटीमीटर मोटे काठ के तख्ते से ढक्कन सहित बने एक काठ के बॉक्स का वजन 115.5 किलोग्राम है, किंतु चावल से भरे उस बॉक्स का वजन 880.5 किलोग्राम। बॉक्स की भीतरी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 डेसीमीटर एवं 8.5 डेसीमीटर है तथा 1 डेसीमीटर चावल का वजन 1.5 किलोग्राम है। तो बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितनी है ज्ञात करके लिखें। प्रति वर्ग डेसीमीटर 1.5 रुपये की दर से बॉक्स के चारों तरफ रन करने में कितना खर्च पड़ेगा ये बताएं। देखो क्या बोला, 5 सेंटीमीटर मोटे काठ के तख्ते से ढक्कन सहित बने काठ के बॉक्स का वजन, मतलब एक काठ का बॉक्स है और उस बॉक्स की मोटाई दे दिया हुआ तुमको कितना, 5 सेंटीमीटर। तुम लोग को हम बताए थे कि ये जो तुम्हारा बुक है, तो इस बुक में अगर इसको हम लोग लंबाई कहें, इसको अगर लंबाई कहें और इसको अगर चौड़ाई कहें, तो इस भाग को हम मोटाई कहें, है ना। तो उसी तरह का मान लो कि इस तरह का जो काठ का बक्सा है, तो काठ का बक्सा जो है तो उसका प्रत्येक भाग कितना मोटा है ये तुमको बोल दिया है। मतलब काठ का जो बक्सा है तो उसके 6 तरफ जो दीवारें हैं, 6 तरफ जो दीवारें हैं वो 6 का 6 दीवार उसका 5 सेंटीमीटर क्या है, मोटा है। आई बात समझ में। तो देखो, तो बोल रहा है क्या कि 5 सेंटीमीटर मोटे काठ के तख्ते से बने ढक्कन सहित एक काठ के बॉक्स का वजन 115.5 किलोग्राम है। तो जो बॉक्स तैयार किया गया है, जाहिर सी बात है कि उसमें 6 तालुक रहे होंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर और एक नीचे, 6 तल। और 6 के 6 तल कितने मोटे हैं, 5 सेंटीमीटर मोटे हैं। 6 के 6 तल उसका कितना मोटा है, 5 सेंटीमीटर मोटा है। आई बात समझ में। अच्छा, तो देखो फिर बोल रहा है क्या कि उस पूरे बॉक्स का वजन दे दिया 115.5 किलोग्राम। पूरे बॉक्स का जो वजन है वो इतना दे दिया। और बोल रहा है क्या कि किंतु चावल से भरे उस बॉक्स का वजन 880.5 किलोग्राम है। जब उस बॉक्स में जब चावल को भर दिया जा रहा, तो चावल भर करके जब पूरा का पूरा जब उसका वजन निकाला जा रहा, तो उसका वजन 880.5 किलोग्राम बता रहा, पूरा बॉक्स का वजन। आई बात समझ में, मतलब पूरे बॉक्स के साथ चावल का वजन। तो देखो ये 880.5 किलोग्राम जो तुमको बता रहा है, ये 880.5 किलोग्राम जो है सिर्फ चावल का वजन नहीं है, बल्कि इसमें चावल और साथ ही साथ बॉक्स का भी वजन है। तुमको बॉक्स का सिर्फ और सिर्फ बॉक्स का वजन दे दिया है 115.5। तो जाहिर सी बात है कि इसमें से चावल और बॉक्स के वजन में से अगर हम लोग बॉक्स के वजन को हटा देंगे तो सिर्फ चावल का वजन मिल जाएगा। तो चावल का वजन मिल जाएगा अगर हम लोग इसमें से हटा दें, क्योंकि 880 में चावल का भी वजन है और बॉक्स का भी वजन है। अच्छा, तो इतना तो समझ गया कि हमको क्या मिल जाएगा माइनस कर देने से। चलो पहले कर ही लिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स का वजन 880.5 किलो, सॉरी 115.5 किलोग्राम, और चावल सहित बॉक्स का वजन तुमको दे दिया है 880.5 किलोग्राम, ये दे दिया है। तो सिर्फ तुमको चावल का वजन निकालना है। तो चावल का वजन क्या हो जाएगा, देखो इस 880 में चावल का भी वजन है और बॉक्स का भी वजन है। तो बॉक्स के वजन को यहाँ से हटा दिया जाए, 115.5 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 765। इतना किलोग्राम हो जाएगा चावल का वजन। मतलब बॉक्स में चावल इतना किलोग्राम भर दिया गया। मतलब बात को जरा समझो, बॉक्स का जो आयतन होगा, बॉक्स का जो आयतन होगा उस पूरे आयतन का वजन इतना, क्योंकि बॉक्स का जो आयतन होगा उसमें जितना चावल भरा जाएगा उस चावल का भी आयतन उतना ही होगा। तो बॉक्स का जो आयतन होगा उसके अंदर भरे गए चावल का आयतन भी वही होगा। इसका मतलब उसके अंदर अगर इतना चावल है तो ये चावल का आयतन नहीं बता रहा, बल्कि चावल के उस आयतन का वजन बता रहा है कि उस बॉक्स में जितना भी चावल है, चावल का आयतन जितना है, उस पूरे आयतन का वजन इतना है। आई बात समझ में। तो तुम ही अब जरा सोचो कि जैसे मान लो ये घर है तुम्हारा, तो घर का बाहर से अगर तुम इसका लंबाई चौड़ाई निकालो और ऊंचाई निकालो, तो ऊंचाई तो वही आएगा, बात को समझोगे। लेकिन बाहर से तुम लंबाई चौड़ाई निकालो और भीतर से लंबाई चौड़ाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंतर होगा कि नहीं, ऊंचाई में भी अंतर हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर कैसे ऊंचाई में अंतर होगा, बाहर से ऊंचाई अलग दिखेगी, अंदर से ऊंचाई अलग दिखेगी। क्यों,
क्योंकि ऊपर वाला जो तल है वो भी तो मोटा है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब अगर तुम बाहर से इसकी लंबाई चौड़ाई देखोगे तो बाहर से ज्यादा दिखेगी, और घर के अंदर आकर के देखोगे तो घर से कम दिखेगी। क्यों? क्योंकि दीवार क्या है, मोटा है। आई बात समझ में? तो अगर मान लो कि अगर हम लोग बाहर वाले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का प्रयोग करके अगर हम लोग आयतन निकालते हैं तो इस घर का आयतन निकलेगा। लेकिन जानते हो उस घर के आयतन में सिर्फ और सिर्फ घर का ही आयतन नहीं रहेगा, दीवार का भी आयतन आ जाएगा, उसमें दीवार भी शामिल हो जाएगा। सिर्फ घर का अगर आयतन हमको निकालना है तो हम लोग को भीतर की लंबाई चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई को ही इंटू करेंगे, तब पता चलेगा कि घर के भीतर का आयतन कितना है। इसमें घर का आयतन जितना होगा इसमें रखे गए अनाज का भी आयतन वही होगा। अगर बाहर वाले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का प्रयोग करके अगर हम लोग आयतन निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आयतन निकल के आएगा वो आयतन करेक्ट आयतन नहीं बताएगा, वो आयतन वो नहीं बताएगा कि इस घर में कितना अनाज रखा गया है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बॉक्स की भीतरी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 डेसीमीटर और 8.5 डेसीमीटर है तथा 1 घन डेसीमीटर चावल का वजन 1.5 किलोग्राम है। तो बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितनी है देख लो जरा गौर से। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बॉक्स की भीतरी लंबाई मतलब भीतरी लंबाई और भीतरी चौड़ाई दे दिया, और ये भी बता दिया कि 1 घन डेसीमीटर चावल का वजन 1.5 किलोग्राम है। मतलब बॉक्स के अंदर जितना भी चावल है मतलब चावल का आयतन जितना है, जितना भी हो, तो उस पूरे आयतन में हमको बोल दिया कि 1 घन डेसीमीटर चावल के आयतन का वजन 1.5 किलोग्राम है। मतलब 1 घन डेसीमीटर अगर चावल को लेकर के अगर उसका वजन किया गया तो उसका वजन 1.5 किलोग्राम निकला। आई बात समझ में? तो पूरे चावल के आयतन का वजन, पूरे चावल का आयतन चाहे जितना भी होगा उस बॉक्स के अंदर, उस पूरे चावल के आयतन का वजन कितना है? कितना है? ये जो तुम्हारा आयतन, ये जो तुम्हारा वजन दिया हुआ है किसका दिया हुआ? चावल का। बॉक्स के अंदर जितना चावल रखा गया है मतलब पूरे चावल के पूरे आयतन का ये वजन। तो देखो, तो ये जो 765 किलोग्राम जो तुमको चावल दिया हुआ है, ये चावल कौन सा चावल है? बॉक्स के अंदर रखा हुआ पूरा चावल है। मतलब बॉक्स के अंदर जितना चावल भरा हुआ है उस पूरे चावल का वजन, मतलब बॉक्स के अंदर जितना चावल का आयतन है उस पूरे आयतन का ये वजन तुमको दे दिया। 1 घन डेसीमीटर चावल का भी वजन दे दिया कि बॉक्स के अंदर जितना भी चावल है उसमें से अगर 1-1 घन डेसीमीटर चावल का आयतन वजन अगर हम लोग निकाले तो उसका वजन हमको दिया हुआ है कितना? 1.5 मतलब 1.5 किलोग्राम। तो अगर ये पूरे चावल का वजन है, पूरे चावल के आयतन का वजन है, तो इस चावल के पूरे आयतन के वजन को अगर हम 1.5 से भाग भी दे दें तो भी हमको पता चल जाएगा कि आयतन कितना होगा। अच्छा है ना? वो भी कर सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। क्या करेंगे वो हम समझा रहे हैं। देखो, 1 घन डेसीमीटर चावल का वजन तुमको 1.5 किलोग्राम दे दिया, तो बोला तो बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितनी है? देखो, बॉक्स की भीतरी ऊंचाई तुमको पूछ रहा है कि बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितनी है। जरा गौर से देखो कि बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितनी है। देखो, हम लोग कोई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालने का क्या कोई फॉर्मूला दिए? तुम लोग को बोला ही है कि मेंसुरेशन में तुमसे जो पूछा सबसे पहले उसके बारे में सोचते हो, उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ने लगते हैं। जो पूछा उसको मानो, कड़ी से कड़ी जोड़ो, बराबर दिखाओ आंसर। तो देखो, तो यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है, भीतरी ऊंचाई, तो भीतरी ऊंचाई निकालने का हम कोई फॉर्मूला नहीं दिए। तो जब नहीं दिए तो सवाल बनेगा कैसे? तो इसको मानेंगे, मान करके क्या करेंगे? मानेंगे तो उसका मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे मान निकालेंगे? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में हमको दिया क्या है? सवाल में हमको पूरे चावल के पूरे आयतन का वजन दिया। ये 765 किलोग्राम क्या ये आयतन है? नहीं। बॉक्स के अंदर कितना चावल है उस चावल का वजन दिया हुआ, मतलब बॉक्स के अंदर जितना भी चावल है उस पूरे चावल के पूरे आयतन का ये वजन दिया हुआ। तो हम भी बॉक्स के पूरे चावल के आयतन का वजन निकालेंगे और वजन को वजन के बराबर दिखा देंगे। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब देखो, पहले ऊंचाई तुमको निकालना था, इसको मान ली। मान करके हम लोग क्या निकालेंगे? आयतन का वजन, आयतन का वजन, और आयतन के वजन को वजन के बराबर दिखा देंगे। तो आयतन का वजन निकलेगा कैसे? सबसे पहले हमको निकालना होगा आयतन। क्या? आयतन। अब तब जाकर के इस आयतन का वजन निकलेगा। तो आयतन निकलेगा कैसे? तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देने से। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, लंबाई चौड़ाई हम लोग को दिया है, ऊंचाई माने हैं तो बैठा देंगे, तो हमको मिल जाएगा आयतन। अब
इस आयतन आयतन जब निकलेगा तब जाके आयतन का वजन निकलेगा। तो आयतन का वजन अब निकलेगा कैसे? तो देखो 1 घन डेसीमीटर का वजन 1.5 किलोग्राम दिया। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? 1 घन डेसीमीटर क्या दिया है? चावल के इकाई आयतन का वजन दिया। इकाई आयतन मतलब 1 घन डेसीमीटर का आयतन। तो 1 घन डेसीमीटर का वजन तुमको दे दिया है 1.5 किलोग्राम। चावल का आयतन जितना होगा उतना को हम लोग गुणा कर देंगे 1.5 से। जैसे मान लो कि 1 घन डेसीमीटर का वजन है तुम्हारा, 1 घन डेसीमीटर का वजन है मान लो 2 किलोग्राम। तुम्हारे पास अगर चावल 20 घन डेसीमीटर है तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 2 से 20 को गुणा कर देंगे। 1 घन डेसीमीटर का वजन है 2 किलोग्राम, तो 20 घन डेसीमीटर का वजन कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे। तो अगर तुमको चावल का आयतन पता है तो गुणा कर दो। तो चावल का आयतन से क्या कर देंगे? जो भी दिया हुआ इकाई आयतन का जो भी वजन दिया है उस वजन को हम लोग गुणा कर देंगे तो आयतन का वजन मिल जाएगा। और आयतन के वजन को आयतन के वजन के बराबर दिखा देंगे जो 765 दिया हुआ है। आई बात समझ में? कड़ी से कड़ी क्या जोड़े कि सबसे पहले हम ऊंचाई मानेंगे, ऊंचाई मान करके आयतन निकालेंगे, ऊंचाई मानेंगे, ऊंचाई मान करके आयतन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आयतन बिना निकले आयतन का वजन नहीं निकल सकता है। तो ऊंचाई मानेंगे, उसके बाद आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के बाद आयतन से 1.5 का गुणा करेंगे तो आयतन का वजन मिलेगा। क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि 1 घन डेसीमीटर चावल के आयतन का वजन 1.5 किलोग्राम है। तो चावल का आयतन जो भी आएगा उस आयतन का वजन क्या होगा तो गुणा करेंगे तभी मिलेगा। आयतन का वजन निकल जाएगा, तब जाकर के यहीं पे आयतन के वजन को आयतन के वजन के बराबर दिखाएंगे 765। कड़ी से कड़ी जोड़ी कि जो पूछा उसको मानेंगे। देखो यहाँ पे हम मानेंगे, ये तो पहले हम निकाल लिए थे जो हमको पता करना था। यहाँ पे अब निकालेंगे, लिखेंगे कि माना बॉक्स की भीतरी ऊंचाई। तुम इसको मान भी सकते हो डायरेक्ट लिख करके, वहां पर ऊंचाई लिख करके x मान करके वहीं पे माना लिख सकते हो। तो देखो माना बॉक्स की भीतरी ऊंचाई x डेसीमीटर। अब तुम कहोगे कि सर आप डेसीमीटर कैसे मान रहे हैं, कैसे समझेंगे कि डेसीमीटर में मानेंगे? अगर आयतन तुम्हारा डेसीमीटर में निकलता है तो ही 1.5 से गुणा करके हम लोग निकाल सकते हैं आयतन का वजन। क्यों? क्योंकि जो आयतन का जो वजन दिया हुआ है एक 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, ये 1.5 किलोग्राम 1 घन डेसीमीटर का वजन है। तो जाहिर सी बात है कि हम आयतन भी घन डेसीमीटर नहीं निकालेंगे और तब जाके गुणा करेंगे। अगर तुम आयतन को घन मीटर में निकालते हो और निकाल करके गुणा करोगे तो जो वजन निकल के आएगा वो घन मीटर का वजन होगा, घन डेसीमीटर का वजन नहीं होगा। तो हम तुरंत उसको 765 के बराबर दिखा देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आयतन यहाँ पे आयतन का जो वजन दिया वो घन डेसीमीटर का वजन है, ना कि घन मीटर का। तो हम लोग पूरी इकाई को डेसीमीटर में रखेंगे। तो माना बॉक्स की भीतरी ऊंचाई x डेसीमीटर, बॉक्स की भीतरी लंबाई। तो देखो बॉक्स की भीतरी ऊंचाई x डेसीमीटर मान ली है। बॉक्स की भीतरी लंबाई तुमको कितना दिया हुआ है? तो 12 डेसीमीटर दिया हुआ है, 12 डेसीमीटर। और बॉक्स की भीतरी चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8.5 डेसीमीटर, 8.5 डेसीमीटर। सब इकाई डेसीमीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अगर कोई मीटर में रहता तो चेंज करना पड़ता डेसीमीटर में, सब डेसीमीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे बॉक्स का भीतरी आयतन अब निकालेंगे। तो बॉक्स का भीतरी आयतन है ना, तो बॉक्स का भीतरी आयतन हो जाएगा देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हो गया तुम्हारा 12, चौड़ाई हो गया 8.5 और ऊंचाई हो गया x। देखो हमको आयतन तो पूरा निकाल के दिखाना नहीं है। आयतन जब पूरा नहीं निकाल के दिखाना है तो हम लोग इतना ही इंटू करके, इंटू के फॉर्म नहीं छोड़ सकते। इंटू करने की जरूरत नहीं है उतना हमको लंबा चौड़ा करने की। इंटू के फॉर्म में रहेगा तो काटने में आसानी रहेगी। तो इतना घन डेसीमीटर हो गया बॉक्स का भीतरी आयतन। तो क्या इस आयतन को हम लोग इसके बराबर दिखा देंगे? नहीं, क्या बोले, आयतन के बाद आयतन का वजन निकालेंगे। कैसे? 1.5 से इंटू करके। क्यों? क्योंकि 1 घन डेसीमीटर चावल का वजन दिया हुआ है 1.5। तो तुम्हारे पास चावल जितना है उस चावल का वजन क्या होगा? तो उतने चावल का वजन निकालने के लिए 1.5 से गुणा कर देंगे। 1 घन डेसीमीटर का वजन है 1.5, तो इतने घन डेसीमीटर का वजन क्या होगा? तो लिखेंगे इसके बॉक्स में, बॉक्स के पूरे चावल के आयतन का वजन। जरा गौर से देखो बॉक्स का ये जो भीतरी आयतन निकल के आया, हम लोग कहेंगे कि यही
तुम्हारा क्या है, बॉक्स में चावल जो भरा गया है, तो बॉक्स में चावल का आयतन यही है। बॉक्स का आयतन मतलब उसमें भरे गए चावल का आयतन भी यही है। तो बॉक्स के पूरे चावल का वजन, आयतन का वजन क्या हो जाएगा, तो देखो 12 इंटू 8.5 इंटू x से ये पूरा आयतन हो गया। इस आयतन को 1.5 से गुणा कर दोगे। 1 घन डेसीमीटर का वजन है तुम्हारा 1.5, तो पूरे आयतन का वजन क्या होगा, तो उसको 1.5 से, आयतन को 1.5 से गुणा कर दिए, तो इतना किलोग्राम हमको मिल गया क्या, चावल के पूरे आयतन का वजन। अब ये चावल के यही पूरे आयतन का वजन आयतन के वजन के बराबर दिखा देंगे। सवाल में जो दिया है वही निकाल के बराबर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई ATP, क्या यहीं पे लिख रहे हैं बाई ATP 12 इंटू 8.5 इंटू x इंटू 1.5 इज इक्वल टू 765। अब देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए बाकी सभी भाग को बराबर के उस तरफ भेजेंगे। तो ये सब पार्ट जब बराबर के उस तरफ जाएगा x को छोड़ के, तो सारा का सारा देखो x से यहाँ गुणा कर, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा मतलब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू ये 8.5 इंटू ये 1.5। अब तुमको अगर दशमलव बिंदु को हटाना है तो देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 12 इंटू 85 कर दिए इंटू 15 कर दिए, दशमलव बिंदु हटा दिए। तो दशमलव बिंदु के बाद देखो तो नीचे में क्या अंक हमको टोटल दिख रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। दशमलव बिंदु के बाद एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, टोटल हो गया 2 अंक। तो इसके लिए 2 जीरो ऊपर, चाहे एक के पीछे 2 जीरो बढ़ा दो, चाहे इसके लिए एक के पीछे 1 जीरो ऊपर, एक के पीछे 1 जीरो ऊपर, एक ही बात है। इसके लिए 10 ऊपर, चाहे इसके लिए 10 ऊपर, नीचे है तो ऊपर में बैठाएंगे, तो नीचे है तो ऊपर में बैठाएंगे, तो इसके लिए 10 लिखो और इसके लिए 10 लिखो, बात एक ही है। चाहे डायरेक्ट 2 जीरो बैठा दो ऊपर वाले संख्या में, चाहे एक के पीछे डायरेक्ट 2 जीरो बैठा दो, बात एक ही। तो देखो अब यहाँ पे आकर के हम लोग इसको काटेंगे। तो देखो ये काटेंगे तो कटेगा ये, पहले 17 से काट देते हैं, 17 पचे 50, ये हो जाएगा तुम्हारा 17 चौके 68, 17 पचे 85, ये डबल जीरो। फिर ये कटेगा मेरा 12 से, ठीक है ना। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर आकर के काटते हैं, ठीक है ना। यहाँ x इक्वल टू 76500 बाई 12 इंटू 85 इंटू 15। अब यहाँ पे काटेंगे तो देखो 17 से ही काट दे रहे हैं। अब तुम सोचोगे कि सर आप कैसे समझ गए कि 17 से काटेंगे, क्योंकि ये सवाल है। सवाल तुमको जो भी दिया रहेगा ना, समझ जाओ कि कटने वाला दिया ही रहेगा। 17 के पारा में 85 आता है, इसका मतलब हम इसीलिए समझ गए कि 17 के पारा में 85 आता है, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला भी 17 से ही कटेगा। तो ऊपर वाला देखो 17 से काटो, 17 से कट जाएगा 17 चौके 68, 17 पचे 85, ये पूरा 45 बार में कट गया। फिर डबल जीरो आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ओ हाँ 17 चौके 68, 17 पचे 85, 85 5 हो जाएगा। बात मेरा समझ में आया। 17 से काटे 17 चौके 68, फिर आएगा 85 आएगा, तो 17 पचे 85 5 आएगा 8 में, फिर वो वहाँ पे भूल से लिख दिए होंगे। फिर देखो यहाँ पे 15 से ही कटेगा तुम्हारा, 15 से 300 बार, 15 45 300 बार, फिर ये 12 भी कटा नहीं है, ठीक है ना। फिर ये 5 से कट जाएगा तुम्हारा कितनी बार, तो 5 6 30 60 बार। फिर 12 से ये कट जाएगा तुम्हारा 6, 12 25 60 5 बार, 12 25 60 5 बार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 5। आई बात समझ में, कट गया 5 आया, मतलब ये तुम्हारा क्या निकल के आया, क्या माने थे x को, भीतरी ऊंचाई माने थे, मतलब बॉक्स की भीतरी ऊंचाई 5, ऊंचाई 5 देसी। एक आंसर मेरा हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, तो वो अब हम समझेंगे कि इसमें फिर दोबारा क्या पूछा है। बोल रहा है क्या कि प्रति वर्ग डेसीमीटर 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉक्स के चारों तरफ रंग करने में कितना खर्च पड़ेगा। अब जरा गौर से देखोगे, बॉक्स को अब चारों तरफ रंग किया जा रहा है, तो बॉक्स को भीतर से रंग करने को बोला है कि बाहर से। अगर भीतर से रंग करना होता तो चारों तरफ नहीं कहलाता, बॉक्स जाहिर सी बात है बाहर से रंग हो रहा है, तो बाहर से रंग हो रहा है, इसीलिए बोला है कि बॉक्स को चारों तरफ रंग करना है। मतलब हम लोग बॉक्स के बाहरी भाग को रंग कर रहे हैं, भीतरी भाग को नहीं। अब तुम ही जरा सोचो कि बॉक्स के अगर भीतरी भाग का क्षेत्रफल अगर निकाले, जैसे घर है, तो इस घर के अगर भीतरी भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और बाहरी भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या क्षेत्रफल समान आएगा? नहीं।
है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे ये हम बताएंगे, पहले इतना नोट करो। अब देखो, तो जैसे मान लो कि अगर ये एक तरह का घर है ना, तो कहने का मतलब अगर इसका ये अगर देखा जाए तो ये वाला जो भाग है, मतलब प्रत्येक तल इसका जो है, इसके प्रत्येक तल को क्या किया गया है, मोटा बना दिया गया है। जैसे ये मान लो कि अगर तुम्हारा ये दीवार ही है, माने ये घर जो है, तो घर के दीवारों को क्या कर दिया गया, मोटा बनाया गया। तो अगर हम लोग बाहर से अगर इसकी लंबाई चौड़ाई को अगर देखेंगे बाहर की ओर जाके, तो क्या हो जाएगा, लंबाई अलग होगी बाहर से और भीतर से लंबाई अलग होगी। तुम लोग बता सकते हो कि कितना इसका लंबाई चौड़ाई में कमी दिखेगी। जैसे मान लो कि अगर दीवार की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, सपोज कि दीवार की मोटाई 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई बाहर से कितनी कम दिखेगी और बाहर से कितनी अधिक दिखेगी और भीतर से कितना कम दिखेगा। बात तो समझोगे जरा। मान लो कि ये तुम्हारा दीवार है ना, ये दीवार की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक दीवार है, इसकी चौड़ाई होगी, ये लंबाई हो गई। आई बात समझ में। दीवार की मोटाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तुम्हें जरा देखो कि ये जो दीवार है ये मोटा है ना, तो मोटा तो सिर्फ इसी तरफ नहीं ना बनाया गया है, इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर मोटा बनाया गया है, इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर मोटा, इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर मोटा, ऊपर भी नीचे भी, चारों तरफ 5-5 सेंटीमीटर मोटा बनाया गया है। तुम्हें जरा देखो कि अगर मान लो कि ये अगर एक दीवार है, सपोज यहाँ पे जरा देखोगे तो समझ में आएगा कि ये तुम्हारा एक दीवार है, तो 5 सेंटीमीटर अगर इसको मोटा बनाया गया है, तो जरा गौर से देखो कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा लंबाई है, अगर ये लंबाई है, तो तुम्हें जरा सोचो कि इस लंबाई में, ये लंबाई है, तो इस लंबाई में एक दीवार इधर से टाना जा रहा है और एक दीवार इधर से टाना जा रहा है। नहीं, ये पूरा का पूरा दीवार, मतलब कि ये जो दीवार है ना, घर जो है, इस घर का ये हो गया तुम्हारा लंबाई, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा टोटल हो गया लंबाई। आई बात समझ में। तो अब इस दीवार में क्या किया जा रहा, जरा देखो कि ये जो दीवार बनाया गया है 5 सेंटीमीटर मोटा बनाया गया है, ठीक है, चारों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर मोटा बनाया जा रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, चारों तरफ 5-5 सेंटीमीटर मोटा बनाया जा रहा है। तो इस दीवार को 5 सेंटीमीटर मोटा हम बना दिए। अब इस तरफ और इस तरफ जब दीवार टानेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ जब दीवार टानेंगे तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर मोटा दीवार, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर मोटा दीवार टानेंगे। तो तुम्हें लोग जरा देखो कि यहाँ पे भीतर वाला भाग तो ये होगा ना, और ये तो बाहर वाला भाग होगा। तो बाहर से अगर देखोगे तो पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक दिखेगी, लेकिन भीतर जैसे इंटर मारोगे तो 5 सेंटीमीटर इधर कम, 5 सेंटीमीटर इधर कम दिखेगा, क्योंकि दीवार का लंबाई ही नहीं देख रहा है। दीवार का लंबाई जो देख रहा है, तो दीवार तो टोटल लंबा है बाहर से जाकर के देखो तो, लेकिन इस दीवार में ये जो दीवार जो खड़ी है, तो इन दोनों दीवार की मोटाई इस पूरे दीवार को इधर भी और इधर भी दोनों तरफ कम कर दे रही है कि नहीं, भीतर से आकर। बात मेरा समझे। ये एक दीवार है, इस दीवार की मोटाई हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लेते हैं ये दीवार है। अब इस दीवार को अगर एक इधर से दीवार खड़ा करेंगे और एक इधर से दीवार खड़ा करेंगे 5 सेंटीमीटर मोटा बना करके, तो जाहिर सी बात है कि एक दीवार इधर से 5 सेंटीमीटर ये मोटा बन गया, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर मोटा बन गया। आई बात समझ में। तो जरा गौर से देखो कि ये दीवार की टोटल जो लंबाई थी, भीतर से जब जाकर के प्रवेश करके देखेंगे तो बाहर से इतना दिखेगा और भीतर से कितना दिखेगा, इतना ही दिखेगा, इतना ही दिखेगा। बाहर से तो इतना दिखेगा, लेकिन भीतर से कितना दिखेगा, इतना। क्यों, 5 सेंटीमीटर इधर भी कम हो गया, देखो इधर भी 5 सेंटीमीटर कम हो गया और इधर भी 5 सेंटीमीटर कम हो गया, इधर भी 5, इधर भी 5, मतलब टोटल कितना कम हो गया, 10 सेंटीमीटर कम हो गया। आई बात समझ में। तो अगर कोई दीवार मान लो कि 10 मीटर है, बाहर से देख रहे हैं, और अगर उसमें 1 मीटर का, मतलब मान लो कि 1 मीटर अगर इस दीवार को मोटा बनाया गया, 10 मीटर लंबी है, ठीक है ना। अगर 1 मीटर मोटा अगर दीवार को बनाया गया है, तो भीतर से आकर के देखोगे तो इस दीवार की लंबाई कितनी दिखेगी, 8 मीटर। आई बात समझ में। 8 मीटर, क्योंकि 1 मीटर उधर भी कम होगा, 1 मीटर इधर भी कम होगा, क्योंकि दोनों तरफ से दीवार खड़ा किया गया है। अगर एक ही तरफ दीवार खड़ा किया गया रहता, इधर पे नहीं किया रहता, तब तुम्हारा जाकर के वो 10 नहीं बल्कि 5 ही सेंटीमीटर दीवार की मोटाई कम। क्लियर हुआ। यहाँ तो चारों तरफ बनाया गया है। तो सिर्फ ये दीवार की लंबाई ही नहीं, चौड़ाई को भी अगर देखो, अगर ये चौड़ाई मान लो घर की,
ये घर की अगर चौड़ाई है तो इधर भी एक दीवार खड़ा किया, इधर भी एक दीवार खड़ा किया, तो चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर इधर भी कम हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इधर भी कम हो जाएगा। तो लंबाई में ही नहीं, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी देखोगे तो उतना ही कम दिखेगा। अब तुम कहोगे कि सर कैसे, ऊपर भी तो मोटा बनाया है ना, ऊपर भी तो मोटा बनाया और नीचे भी मोटा बनाया है। आई बात समझ ले, तो नीचे भी मोटा बना है, ऊपर भी मोटा बना है, तो कहने का मतलब नीचे वाला भाग भी 5 सेंटीमीटर कम होगा मोटा बनाने से, ऊपर वाला भाग भी 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा मोटा बनाने से, तो ऊंचाई में भी कमी आ जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो, तो यहाँ पे अगर मान लो कि इस घर को हमको रंग कर, मतलब कि इस बॉक्स को रंग करना है चारों तरफ से बाहरी भाग से, तो जाहिर सी बात है कि बाहरी भाग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रंग कर रहा मतलब बाहर वाले क्षेत्रफल को रंग कर रहा, भीतर वाले क्षेत्रफल को नहीं, बाहर वाले, तो बाहर वाला क्षेत्रफल हमको मालूम होना चाहिए। तो भीतरी वाली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और बाहर वाली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि भीतर का क्षेत्रफल अलग होगा, बाहर का क्षेत्रफल अलग होगा। आई बात समझ में? तो हमको बाहरी भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उस क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च कितना होगा ये जानना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बॉक्स की बाहरी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो जरा गौर से देखो कि बाहरी लंबाई कितना होगा। तो कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर मोटाई है ना, मोटाई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले मोटाई को लिख लो, मोटाई है 5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम लोग डेसीमीटर में बदल देंगे, 10 से भाग दे दिया, तो 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर। अब तुम कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों? क्योंकि ये डेसीमीटर में ही तुमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को दिया है। आई बात समझ में? अब देखो, तो यहाँ पे जरा क्या करेंगे, जरा देखो, बाहरी भाग की हमको लंबाई निकालना है, तो 12 डेसीमीटर इसका बाहर भीतरी लंबाई है। भीतरी लंबाई अगर बाहर, जैसे मान लो कि भीतर लंबाई अगर 8 होगा तो बाहर वाला लंबाई 2 बढ़ जाएगा ना, अगर 1-1 मीटर अगर मोटा होगा तो। बात मेरा समझे? अगर 1 मीटर मोटा बनाया गया तो भीतरी लंबाई अगर 8 है तो बाहरी लंबाई कितना हो जाएगा? बाहर से अगर जाकर के देखोगे तो बढ़ जाएगा कि नहीं? डबल बढ़ जाएगा। दो तो मतलब 1 मीटर अगर मोटा है तो 1 मीटर इधर से भी बढ़ेगा, 1 मीटर से इधर, 1 मीटर इधर से भी बढ़ेगा, मतलब 2 मीटर। तो बाहरी भाग की अगर लंबाई हमको दिखाना जानना है तो जो मोटाई तुमको दिखा रहा वो मोटाई दोनों तरफ से 2 बढ़ जाएगा, मतलब 0.5 से 2 का गुणा कर देंगे। नहीं, बात समझ में आया कि नहीं यार? 2 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों भाग से कितना बढ़ा, और पहले 12 था, दोनों भाग से कितना बढ़ेगा। तो देखो ये हो जाएगा 12 प्लस ये दोनों गुणा करके हो जाएगा 1, गुणा करके हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 13 डेसीमीटर। क्लियर हुआ? फिर बॉक्स की बाहरी चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8.5। तो यहाँ पे 0.5 इसमें भी दोनों तरफ से बढ़ेगा, चौड़ाई भी ऊंचाई भी दोनों तरफ से बढ़ जाएगा, बाहर से जाने पे, भीतर से आने पे घट जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8.5 प्लस ये दोनों गुणा करके हो जाएगा 1, देखोगे गुणा करके आएगा 1, तो ये हो जाएगा 9.5 डेसीमीटर। फिर बॉक्स की ऊंचाई तो 5 डेसीमीटर है, अभी हम लोग निकाले 5 डेसीमीटर, अभी निकाले, तो 0.5 से इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस दोनों तरफ बढ़ जाएगा, ये भी ऊंचाई हो जाएगा 1, मतलब 5 है 6 डेसीमीटर। अब चलोगे यहाँ पे जरा गौर से देखो, तो यहाँ पे तुमको प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया है क्या? देखो तो पढ़ो तो, नहीं उसमें बोला नहीं, उसमें डेसीमीटर। हाँ, तो डेसीमीटर के हिसाब से निकाल लेंगे। तो पहले बॉक्स का चारों तरफ रंग करना है, तो बॉक्स के चारों तरफ का क्षेत्रफल हमको निकाल लेना पड़ेगा। तो बॉक्स का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि इसके संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च कुछ है, तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पता रहेगा तभी गुणा कर पाएंगे, क्योंकि खर्च निकालने के लिए गुणा करते हैं, जिसको बनाया रहता है उसी से। तो किसको बना रहा? संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को, तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल फॉर्मूला देखो, यह आयताकार वाला है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो 2 इंटू लंबाई इसका हो गया 13 इंटू चौड़ाई 9.5 प्लस चौड़ाई 9.5 इंटू ऊंचाई 6
प्लस ऊंचाई हो जाएगा 6 और लंबाई हो जाएगा 3। चलो इसको अब हम गुणा करते हैं। तो 13 पचे 65 का 5 हासिल 6, 13 नवा 117, 117 और 6 23, 123। ये गुणा करेगा तो हो जाएगा 6 पचे 30 और 9 छक्के 54, 3 57। देखो पॉइंट एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद हम पॉइंट बैठा दिए यहाँ पे भी, प्लस 13 सबको जोड़ दो तो 2 इंटू जोड़ने से ये हो जाएगा, देखो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही ये, फिर 8 7 15, 15 3 18 हासिल है 7 1 8, 8 5 13, 13 2 15 हासिल है, एक और ये जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो अब 2 से फिर इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 5 दूना 10 1 11, 2 दूना 4 1 5, 517। आई बात समझ में, 517 वर्ग देसी, यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे वर्ग देसी। मतलब टोटल संपूर्ण तल का क्षेत्रफल इतना, इसको 1.5 रुपये की दर से इसको रंग कर रहा, तो इतना क्षेत्रफल को रंग करने में कितना खर्च आएगा, तो लिखेंगे कि पूरे तल को रंग करने का खर्च, जिस तल को बना रहा है, जिस तल को पेंट कर रहा है, उस तल के अगर क्षेत्रफल को बना रहा तो क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, आयतन बना रहा तो आयतन से गुणा कर देंगे, जो दिखा रहा जिसका खर्च पूछा उसी से गुणा। तो 517 हो गया इसका संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को रंग कर रहा तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को 1.5 रुपये से गुणा कर देंगे। तो देखो ये जो होगा तुम्हारा क्या, देखो यहाँ पे 15 7 105, ये 0 बैठा दिए, 15 7 105 का 5 हासिल 10, 15 कम 15 10 25 हासिल 2, फिर 15 पचे 75 और 75 2 77। अब पॉइंट 2 स्थान के बाद है तो 2 स्थान के बाद मतलब यहाँ पे बढ़ जाएगा 575 रुपया 50 पैसे, टोटल इतना खर्चा आएगा उसको। लंबे एवं 18.5 मीटर चौड़े एक्सरसाइज 4 का लास्ट क्वेश्चन है 23, है ना। 20 मीटर लंबे और 18.5 मीटर चौड़े के आयताकार तालाब में 3.2 मीटर गहरा जल है, जिसमें प्रति घंटा 160 किलोलीटर जल निकालने वाले एक पंप को कितने समय तक चलाना पड़ेगा कि पूरा तालाब खाली हो जाए, है ना। बोल रहा है क्या कि देखो एक पंप है, वो पंप 1 घंटे में कितना किलोलीटर जल निकाल रहा है, 160 किलोलीटर के जल को निकाल दे रहा है 1 घंटे में। अगर वो पंप 1 घंटा चल रहा है तो 160 किलोलीटर जल को क्या कर दे रहा है, तालाब से बाहर निकाल दे रहा है, पंप खेतों में डाल दे रहा है। 1 घंटे तक चल रहा है तो 160 किलोलीटर तक जल बाहर निकाल रहा है। तो 2 घंटे तक चलेगा तो अगर 1 घंटे में 160 किलोलीटर जल निकाला तो 2 घंटे में 320, 3 घंटे में 480, कैसे पार है। 1 घंटे में अगर 160 किलोलीटर निकाला तो 2 घंटे में 160 से 2 का गुणा कर देंगे, 3 घंटे में 160 से 3 का गुणा कर देंगे, 4 घंटे में 160 से 4 का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, अगर मान लो कि 160 किलोलीटर जल अगर 1 घंटे में निकल रहा है तो मान लो किसी तालाब में तुम्हारा 800 लीटर जल है, तो 800 लीटर के जल को निकालने में तालाब को कितना समय लगेगा, यहाँ पे तो भाग दे देंगे। बात समझ में आया ना कि 160 किलोलीटर के जल को अगर 1 घंटा लग रहा निकालने में तो 800 किलोलीटर जल को निकालने में कितना समय लगेगा, तो 800 को 160 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 5 घंटा लगेगा। अगर 160 किलोलीटर के जल को 1 घंटा निकालने में टाइम लग रहा है तो 800 किलोलीटर जल को निकालने में उसको 5 घंटे का समय लगेगा उस पंप को। ये बात क्लियर हुआ। हाँ, अच्छा, तो अब बोल रहा है क्या कि एक तालाब है, उस तालाब की लंबाई तुमको दे दिया 20 मीटर, चौड़ाई दे दिया 18.5 मीटर और उस तालाब की गहराई दे दिया कि उसमें कितना गहरा जल है, तो 3.2 मीटर गहरा जल है उस तालाब में। तो बोल रहा क्या कि प्रति घंटा 160 किलोलीटर जल निकालने वाले पंप को कितने समय तक चलाना पड़ेगा ताकि पूरा तालाब खाली हो जाए। मतलब एक तालाब है, उस तालाब में जितना भी जल है, उस तालाब में तुम्हारा जितना भी जल है उस पूरे जल को क्या किया जा रहा, निकाला जा रहा। एक तालाब में जितना भी जल है उस जल को निकाला जा रहा है, किसके द्वारा, पंप के द्वारा, है ना। तो पंप के द्वारा अगर उस पानी को बाहर निकाला जा रहा, पानी को, है ना, तो बोल रहा है क्या कि कितने समय में वो तालाब खाली हो जाएगा। आई बात समझ में, वो तालाब कितने समय में खाली हो जाएगा।
तो जरा गौर से देखो कि तालाब में जितना पानी रहेगा, एक पंप 160 किलोलीटर के जल को 160 किलोलीटर के जल को 1 घंटा में निकाल रहा है। तो इस तालाब के अंदर जितना जल होगा उस पूरे जल को निकालने में तालाब को पंप को कितना समय लगेगा, ये पूछ रहे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि इस तालाब के अंदर कितना जल है। सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि उतने जल को निकालने में कितना समय लगेगा पंप को ये समझना हमको है कि अगर 1 घंटे में 160 किलोलीटर पानी अगर निकल रहा है तो जितना भी जल है वो पूरे जल को निकालने में तालाब पंप को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि हमारे पास पानी कितना है, तालाब में पानी कितना है जिसको निकालना है। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो निकालेंगे तालाब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई तुमको दे दिया है। इन तीनों का यूज करके हम लोग जो निकालेंगे आयतन, तो आयतन, तालाब का आयतन जो भी निकल के आएगा उससे ये पता चलेगा कि उसमें जल भी कितना ही है। तो देखो इसमें तुमको एक इंडिकेशन कर दिया कि 1 घन मीटर का मतलब होता है 1 किलोलीटर। मतलब अगर हम लोग 1 घन मीटर अगर रख करके मतलब मीटर में रख करके अगर हम लोग आयतन निकाले, घन मीटर अगर आता है, मीटर में रख करके सारी इकाई को अगर मीटर में रखें और आयतन अगर घन मीटर में आएगा तो 1 घन मीटर का मतलब 1 किलोलीटर हो जाता है। जिस तरह से बोला था कि 1 घन डेसीमीटर में 1 लीटर होता है, उसी तरह 1 घन मीटर में 1 किलोलीटर। तो जब हमको इंडिकेट कर ही दिया तो हम लोग अब क्या करेंगे, मतलब कि आंसर घन मीटर में ही निकालेंगे। घन मीटर वाला ही तुम्हारा किलोलीटर में बदल जाएगा। तो हम लोग सारी इकाई को हम लोग मीटर में ही रखेंगे। तो तालाब की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तालाब की चौड़ाई 18.5 मीटर और तालाब की गहराई कितना है, 3.2 मीटर। तो अब तालाब का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो तालाब का लंबाई हो जाएगा 20, 18.5, ऊंचाई 3.2। अब इसको गुणा कर देंगे हम लोग। तो देखो गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, आयतन तो नहीं ना पूछा है कि तालाब में कितना जल है, ये नहीं पूछा। तो गुणा मत करो, गुणा के रूप में ही रख दो। इतना घन मीटर मतलब तालाब में कितना पानी है, तो तालाब में पानी है बराबर 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2 किलो। बोलो बात समझ में आया? कितना किलोलीटर क्या है तालाब में मेरा जल है। अब इतने ही जल को हमको बाहर निकालना है, किसके द्वारा, पंप के द्वारा। तो बोला पंप को कितना समय लगेगा, तो 160 किलोलीटर जल को पंप बाहर निकालना तो 1 घंटा लग रहा। इतना जल को बाहर निकालने में पंप को कितना समय लगेगा, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग भाग दे देंगे 160 से। अभी जैसा हम तुम लोग को पहले समझा, तो लिखेंगे कि तालाब के जल को बाहर निकालने में समय लगेगा कितना, तो 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2 बाई 160। तो अब इसको काटेंगे, देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 8 बार में। फिर एक काम करो, दशमलव बिंदु में पहले इसको तुम बदल दो तो तुमको सुविधा रहेगा। देखो ये कितना था, नीचे 160, तो चलो दशमलव बिंदु में हम बदलते हैं। तो ऊपर में से दशमलव बिंदु के बाद देख लो 2 अंक है, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 2 जीरो नीचे बैठा दो। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 800 बार में। फिर ये तुम्हारा 100 बार में ये कटेगा, और ये कट जाएगा तुम्हारा कितनी बार में, 50 बार में। 8 से कट, अब ये पूरी तरह नहीं कटने वाला, यानी तो कट रहा तो काटो जहाँ तक कट रहा तुम्हारा। तो 4 से कट जाएगा 25 बार में, और ये कट जाएगा तुम्हारा 4 से 25 बार में। फिर ये 5 से कटेगा, 5 3 15, फिर 5 7 35, फिर ये 50 25, तो कितना हो गया 37/5 इतना घंटा। लेकिन ये घंटा तुम्हारा पूरा नहीं आया, इसको तुम बदल दो पहले पूर्णांक में, 5 7 35, 7/2/5 घंटा। इतना घंटा तुम्हारा क्या हुआ है, समय लगा है। पंप को बाहर निकालने में पानी को इतना समय लगा है, मतलब 7 घंटा 2/5, 7 घंटा पूरा, लेकिन 2/5 घंटा पूरा नहीं है। तो क्या करेंगे,
2/5 को हम लोग इस घंटे को मिनट में बदल देंगे, तो घंटा को मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो कट जाएगा ये 12 बार में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 घंटा 12 24 मिनट हो जाएगा, दोनों गुणा कर जाएगा 24 मिनट, मतलब पूरा पानी निकालने में बाहर उसको 7 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा। अब देखो, अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन हम लोगों को कर रहा है कि यदि वह जल 59.2 मीटर लंबे एवं 40 मीटर चौड़े एक मोड़दार खेत में डाला जाए तो उस जमीन में जल की गहराई कितनी होगी। देखो बोल रहा है कि इस तालाब से पानी को निकाला गया है और इस तालाब के पानी को निकाल करके किसी खेत में डाला गया है, तो बोल रहा है क्या कि जिस खेत में डाला गया उस खेत की लंबाई 59.2 मीटर है और चौड़ाई उसका 40 मीटर है। तो बोल रहा है क्या कि इस पानी को, मतलब इस तालाब के पूरे पानी को जब इस जल में, इस खेत में जब डाल दिया जाएगा तो इस सारा का सारा पानी खेत में निकल करके जल की गहराई कितनी ऊपर उठेगी। तुम ही जरा सोचो कि पूरे तालाब का जो आयतन था, मतलब तालाब में जितना जल था वो कितना था, इतना किलोलीटर। अब इतना किलोलीटर का जल जब इसमें ढुकेगा, किसमें ढुकेगा, तालाब में, खेत में जब ढुकेगा तो पहले लंबाई और चौड़ाई को ग्रहण करके पहले आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण कर लेगा और उसके बाद धीरे 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 ऊंचाई को ग्रहण करेगा और धीरे धीरे करके ऊंचाई उतना ही ग्रहण करेगा जिस ऊंचाई तक पहुंच करके इसका पूरा जल का आयतन इसमें समा जाए। आई बात समझ में। तो अगर तालाब के जल को अगर हम लोग इस खेत में डाल रहे हैं तो तालाब का आयतन जितना होगा खेत का भी, खेत में डाले गए जल का आयतन भी उतना ही होगा, लेकिन कहाँ तक, उतनी ऊंचाई तक उठ करके जिस ऊंचाई तक जल इसमें चढ़ेगा। आई बात समझ में। तो तालाब का जल का आयतन खेत के जल के आयतन के समान होगा, लेकिन कितनी ऊंचाई तक के लिए, जितनी ऊंचाई तक इसमें सारा का सारा जल इसमें पहुंचेगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब हम लोग फिर से खेत का आयतन निकालेंगे, मतलब खेत में डाले गए जल का आयतन निकालेंगे, लेकिन उसमें तुमको क्या पूछ रहा, ऊंचाई, कि कितनी ऊंचाई तक जल उसमें पहुंचेगा। तो देखो ऊंचाई निकालने का तो कोई फार्मूला नहीं बताया है। जब कोई फार्मूला तुमको पता नहीं है तो क्या करेंगे, उसको मानेंगे, मान करके सवाल में वही निकालेंगे जो दिया है, क्योंकि अगर जिसको मानते हैं उसका मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के लिए समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण हम लोग तभी बना पाएंगे जब जो सवाल में दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखा। तो सवाल में हमको दिया हुआ है जल का आयतन और इस खेत में डाले गए जल का आयतन दोनों समान होगा। तो जल का, तालाब के जल का आयतन पता है, खेत का आयतन बस निकाल देंगे कि खेत में डाले गए जल का आयतन कितना है। जो भी आयतन निकल के आएगा वो आयतन इस जल के आयतन को बताएगा, बराबर करेंगे, आंसर आएगा। तो देखो, तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तालाब में जल का आयतन तो हमको पता चल गया, अब खेत में डाले गए जल के आयतन को अब हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखो, खेत में डाले गए जल के आयतन को जब निकालेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का यूज होगा। तो खेत की लंबाई कितना दिया है, 59.2 मीटर। फिर खेत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। और खेत की ऊंचाई, मतलब खेत में जल की ऊंचाई, खेत में जल की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो x मीटर मान लेते हैं इसको, मान ली। मान करके अब जाहिर सी बात है ये आयतन निकलेगा, लेकिन यह आयतन निकलेगा वो कौन सा आयतन निकलेगा, वो वही आयतन निकलेगा जिस मतलब कि वो वही आयतन निकलेगा जो आयतन तालाब का जल का इसमें गया है। आई बात समझ में। मतलब तालाब के जल को जब डाला गया तो तालाब का जल का आयतन जितना है वही आयतन इस खेत में पड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि खेत में डाले गए जल का आयतन कितना होगा, तो फार्मूला वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 59.2, चौड़ाई 40 इंटू ऊंचाई x, इतना घन मीटर, किलोलीटर लिखते एक ही बार में, इतना किलोलीटर। तो जाहिर सी बात है कि देखो तालाब में जितना जल था वही जल खेत में गया है, तो तालाब के जल का आयतन और खेत में डाले गए जल का आयतन दोनों समान होगा। तो देखो दोनों को हम समान कर दे रहे हैं, मतलब 59.2 इंटू 40 इंटू x, ये जो आयतन है उस आयतन के बराबर होगा। तो वो आयतन था तुम्हारा 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2, इस आयतन के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x का मान निकलेगा, तो
तो 20 इंटू 18.2 इंटू 3.2। भाई जो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है बराबर के उस तरफ जाएगा और भाग करेगा, x का मान निकालेंगे तो उस तरफ जाएगा, इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। देखो दशमलव बिंदु के अंक को बराबर कर दो, उसके बाद काटना शुरू कर दो। तो 20 इंटू 182 इंटू 32, सॉरी 18.2 नहीं है ना, 18.5 भाई ये हो जाएगा फिर 592 इंटू 4। यहाँ पे दशमलव बिंदु के बाद ऊपर में 2 अंक है तो 2 तो 0 नीचे पड़ेगा और नीचे में दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है तो इसके लिए ऊपर पड़ेगा, तो 1 0 मान लो हम ऊपर बैठा दिए। अब देखो काटो, 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 यहाँ कट गया। अब देखो ये कटेगा 8 5 40, 8 चौके 32। फिर अब ये काट दो, मान लो 5 से कटेगा 37 बार। फिर अब ये तुम्हारा 37 बच गया, ये 4 से अब काट दो, देखो कितनी बार में कट रहा, 4 एकम 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 8 32। देखो अब ये 37 से कट जाएगा तुम्हारा 4 बार में, 4 बार में कट जाएगा। और फिर ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो अब तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1/2 बचा। 1/2 का मतलब क्या हो जाता है 0.5, 1/2 को भाग दे दो, दशमलव बिंदु में बदल दो तो 0.5 मीटर हो जाएगा। मतलब खेत में जल की गहराई, जल की ऊंचाई 0.5 मीटर। मतलब तालाब के अंदर का जितना जल है तो सारा का सारा जल जब खेत में जाएगा तो जा करके उसका आयतन कितना दिखाएगा, जो भी दिखाएगा उतना ही दिखाएगा जितना जल का आयतन था, तालाब के जल का आयतन था। लेकिन जल अगर वही जल तालाब में था तो ऊंचाई कितना बताया था 3.2, और वही अगर इसमें आएगा तो 0.5 बताएगा। क्यों, आधार का क्षेत्रफल दोनों में अलग अलग है इसीलिए। देखो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 25 का 1 नंबर, एक आयताकार घन के तलों की संख्या, एक आयताकार घन के तलों की संख्या बराबर x। देखो आयताकार घन के तलों की संख्या क्या दे दिया x, फिर भुजाओं की संख्या दे दिया y, शीर्ष बिंदुओं की संख्या दे दिया z, एवं विकर्णों की संख्या भी दे दिया। क्या है p, तो बोल रहा है तब x माइनस वाई प्लस जेड प्लस ई का मान कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कोई जरूरी नहीं कि सब में तुमको इसी टाइप का ही दे सकता है, यहाँ पे कुछ और दे सकता है, कुछ भी और दे सकता है। एक्स वाई जेड पी है तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आयताकार घन के तलों की संख्या को x से इंडिकेट किया, भुजाओं की संख्या को y से, शीर्ष बिंदुओं की संख्या को z से और विकर्ण की संख्या को p से। तो बोल रहा है क्या कि यहाँ पे जो दिया गया इसका मान क्या होगा। इसका मतलब क्या करेंगे, तो आयताकार घन के तलों की संख्या जो हमको दिया हुआ है x, तो इस x का मतलब आयताकार घन के तलों की संख्या कितनी होती है घन में 6। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो आयताकार घनों के तलों की संख्या जो हमको बोल रहा है x, तो इस x का मान कितना हो गया 6। फिर भुजाओं की संख्या कितना हो जाता है 12, इसका मतलब y का मान हो गया 12। शीर्ष बिंदुओं की संख्या है z, तो शीर्ष बिंदुओं की संख्या होती है 8, तो यहाँ पे 8, z का मान हो गया 8। विकर्ण की संख्या होती है 4, तो विकर्ण की संख्या अगर 4 होती है तो p का मान हो गया 4। ये तुम लोग को हम थ्योरी में बता चुके हैं कि आयताकार घन हो या घन हो उसमें तलों की संख्या कितनी होती है, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, विकर्ण की संख्या कितनी होती है, सब तुम लोग को हम समझाएंगे। तब सबका मान हमको पता चल गया तो यहाँ पे बैठा दो। x का मान है 6, y का मान 12, z का मान 8, p का मान 4। अब सबको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबको जोड़ देंगे, 8 और 4 जुड़ जाएगा 12, 12 में ये 6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 18, है ना। जो प्लस वाला है उसको जोड़ दे रहे हैं, ये और ये 12 माइनस के फॉर्म में उसको उसी तरह उतार दिया। 8 4 12 6 18 माइनस 12, 18 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो गया तुम्हारा। देखो 25 का 2 नंबर है,
बोला दो आयताकार घन के भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 4, 6, 4 इकाई एवं 8, 2h-1 यानी 2 इकाई हो और यदि दोनों का घनफल समान हो तो h का मान ज्ञात करके लिखें। देखो दो घनों में, यहाँ पे देखो दो तो घन है, तो बोल रहा है क्या कि दो घनों में पहले वाले घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4, 6, 4 है। दूसरा जो घन है उस घन का लंबाई चौड़ाई 8, 2h-1 और 2 है। और बोल रहा है क्या कि दोनों का घनफल समान है, दोनों का घनफल समान है, मतलब इसका जितना घनफल है इसका भी उतना ही घनफल है। घनफल का मतलब आयतन, घनफल का मतलब क्या बोल दिया यहाँ पे, आयतन। मतलब बोल रहा है क्या कि यहाँ पे दोनों का आयतन समान है। तो अगर दोनों का आयतन समान है तो बोल रहा तो बताओ कि h का मान क्या होगा, h का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो दोनों का आयतन समान बोल दिया तो पहले वाले का भी आयतन दूसरे वाले का भी आयतन निकाल के बराबर दिखा देंगे। तो लिखेंगे पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हो गया 4, चौड़ाई 6, फिर ऊंचाई 4, तो इतना घन इकाई। ये हो गया तुम्हारा पहले घन का आयतन। फिर दूसरे घन का आयतन निकाला जाए तो दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फार्मूला इसके लिए भी लगेगा। तो लंबाई है 8, चौड़ाई 2h-1 इंटू ऊंचाई है। तो अब देखो यहाँ पे जरा गौर से कि ये जो आयतन निकल के आया तुम्हारा पहले घन का और ये दूसरे घन का जो निकल के आया, तो बोल रहा है कि दोनों घनों का आयतन समान, मतलब इसका जो आयतन है और इसका जो आयतन है दोनों का आयतन समान है। तो क्या करेंगे भाई, एटीपी करके दोनों के आयतन को समान दिखा देंगे, है ना। यहाँ पे 8 इंटू 2h-1 इंटू 2, ये आयतन पहले वाले घन के आयतन के समान हो जाएगा। अब यहाँ से h का अगर मान निकालेंगे तो बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, मतलब 8 और 2 को, तो 8 और 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा। तो ये 8 इंटू 2, इधर जो गुणा कर रहा है इधर आकर के भाग करेगा, तो 4 से कट जाएगा 8 दो बार में, फिर 2 से 6 कट जाएगा, फिर ये 2 से 4 कट जाएगा दो बार में। तो 2h-1 बराबर 3 गुना हो गया 6। फिर h का मान निकालने के लिए -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, फिर h का मान निकलेगा तो 6, 1, 7, जो 2 यहाँ गुणा कर रहे इधर आके भाग करेगा। तो h बराबर 7/2 मतलब 3.5, h का मान हो जाएगा। तो 25 का 3 बोल रहा है यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो घन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ज्ञात करके देखो। बोल रहा है क्या कि एक घन है, उस घन की भुजा की लंबाई को 50% बढ़ा दिया है। 50% बढ़ाने का मतलब आधा बढ़ा दिया। आधा बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि किसी घन की भुजा की लंबाई अगर 8 थी तो उसमें आधा बढ़ा दिया। आधा बढ़ाने का मतलब 8 का आधा कितना होता है, 4, मतलब पहले 8 था तो अब उसमें 4 बढ़ा दिया। 4 बढ़ाने का मतलब अब कितना हो गया, वो 12। आई बात समझ। तो बोल रहा है कि एक घन की भुजा की लंबाई को 50% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, ये हमको जानना है। तो देखो क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत अगर निकालना है तो देखो जरा गौर से कि तुम लोग को जब हम प्रतिशत वाला चैप्टर जब तुम लोग को हम कराए थे तो उस समय हम बताए थे कि जिसका प्रतिशत निकालना रहता है वो हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम एक भिन्न बनाते हैं। भिन्न में 2 चीज होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है। अंश किसको बनाते हैं, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बनाते हैं, लेकिन किसको, जिसका प्रतिशत निकालना रहता है उसको हम लोग अंश पर बैठा देते हैं, और हमेशा ओरिजिनल वाले पार्ट या जिसमें प्रतिशत को दिखाना रहता है उसको नीचे बैठाते हैं, और बैठाने के बाद उसको 100 से गुणा कर देते हैं तो हमको प्रतिशत मिल जाता है। जैसे सपोज तुमको 5 का प्रतिशत निकालना है 20, तो क्या कर देंगे, 5 को ऊपर बैठा देते हैं, 5 का प्रतिशत निकालना है तो, और 20 में निकालना है तो 20 को नीचे। भिन्न बन गया, ये 5/20 हो गया एक भिन्न। अब इस भिन्न को अगर हम लोग 100 से गुणा कर दें तो जो कट के आएगा, 20 से कट गया 5 बार में, बचा 25, ये हो गया मेरा 25%।
तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं क्या, प्रतिशत। तो बोल रहा है क्या कि क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या है ये बताओ। तो सबसे पहले देखो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा यही हमको निकालना है। तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा ये जानने के पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा। क्षेत्रफल कितना बढ़ा ये पहले हमको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रतिशत निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा इसको ऊपर रखेंगे और नीचे जिसमें क्षेत्रफल को वृद्धि का प्रतिशत जिसमें निकालना रहता है उसको नीचे रखते हैं। तो नीचे किसको रखते हैं? हमेशा ओरिजिनल वाले पार्ट को, मतलब घन का क्षेत्रफल या आयतन में अगर निकाल रहे हैं तो घन का क्षेत्रफल पहले जितना था हमेशा ओरिजिनल वाले मूल वाले पार्ट से ही हमेशा इसका प्रतिशत निकलता है। तो नीचे हमेशा इसका ओरिजिनल पार्ट मतलब जिसमें निकाला जाएगा उसको बैठाएंगे। तो पहले वाला जो इसका क्षेत्रफल था नीचे वो क्षेत्रफल बैठेगा, ऊपर जितना क्षेत्रफल बढ़ा वो बैठेगा, 100 से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल का प्रतिशत मिल जाएगा वृद्धि का। लेकिन जरूरी बात है ये कि हम लोग जानेंगे कैसे कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा। तो अगर हमको ये पता रहा कि पहले क्षेत्रफल कितना था, बाद में क्षेत्रफल बढ़ करके क्षेत्रफल कितना हो गया, तो अगर हमको ये पता रहा कि पहले क्षेत्रफल इतना था बाद में क्षेत्रफल इतना बढ़ गया, जैसे मान लो कि पहले क्षेत्रफल 5 था अब बढ़ करके 12 हो गया, तो अगर हमको ये पता है तो हम लोग जान सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ क्षेत्रफल 7 बढ़ा माइनस करके। तो पहले क्षेत्रफल कितना था ये पता चलना चाहिए, बाद में क्षेत्रफल कितना हुआ ये पता होना चाहिए। जब पहले वाला क्षेत्रफल और बाद वाला क्षेत्रफल जब हमको पता चल जाएगा तो माइनस कर देंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि पता चल जाएगा और उस वृद्धि का प्रतिशत भी निकल जाएगा। जरूरी है, अब ये समझ नहीं था तो समझ गए कि क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकलेगा, पहले वाला क्षेत्रफल को अभी वाले क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, ये तो समझ गए। लेकिन अब जरूरी बात है ये समझना कि पहले वाला क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा और बाद वाला क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा। तुमको दिया है क्या? नहीं। तो पहले वाला क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, बाद वाला क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा ये जानना जरूरी है। तो पहले वाला क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है क्या, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर ये है मेरा फार्मूला। इस फार्मूले में भुजा की लंबाई हमको अगर पता रहेगी तो यहाँ पे बैठा करके हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सवाल पढ़ लिए कहीं भुजा की लंबाई दिया है, मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम सवाल को आए हैं। सवाल की कड़ी से कड़ी को जोड़ने से लास्ट तक हम जाकर के क्या पहुंचे कि सवाल तब तक नहीं समझ में आएगा, तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक हमारे पास भुजा की लंबाई ना रहे। भुजा की लंबाई तो दिया नहीं है तो क्या करेंगे, अगर भुजा की लंबाई नहीं है तो क्या इसका कोई विकल्प नहीं है, सवाल नहीं बनेगा, तब भी बनेगा। लेकिन भुजा की लंबाई अगर नहीं है तो क्या करेंगे, भुजा की लंबाई को मान लेंगे। तो देखो भुजा की लंबाई को हम लोग मानेंगे, माना घन की भुजा की लंबाई x इकाई। तो पहले घन की भुजा की लंबाई x था, तो पहले अगर भुजा की लंबाई इतना था तो इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल पहले कितना था ये जान लेंगे कि इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल पहले कितना था, तो पता चल जाएगा कि पहले वाला इसका क्षेत्रफल क्या था। तो देखो तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तो घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो फार्मूला हो जाता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा का मान है x, तो x स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर वर्ग इकाई। ये होगा भुजा की लंबाई पहले इतनी थी, उस हिसाब से पहले उसका क्षेत्रफल उस घन का इतना दिख रहा था। लेकिन अब क्या किया, इसकी भुजा की लंबाई को 50% बढ़ा दिया। तो हम लोग जानेंगे कि भुजा की लंबाई अगर 50% बढ़ा तो कितना भुजा का लंबाई हो गया, ये नहीं जानना कि कितना बढ़ा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भुजा की लंबाई 50% बढ़ने पर भुजा की लंबाई कितनी हो गई। तो ये जानेंगे कि भुजा की लंबाई अगर 50% बढ़ जाएगी तो भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो भुजा की लंबाई थी x, उसमें 50% बढ़ गया, भुजा की लंबाई पहले x थी। अगर तुम 50% का यूज अगर कर दो तो जानते हो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि कितना लंबाई बढ़ा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि लंबाई बढ़ के टोटल भुजा की लंबाई अब कितनी हो गई। जैसे 5 था, 7 अगर बढ़ गया तो 12 हो गया, तो 12 नहीं पता चलेगा, तुमको पता चलेगा कितना बढ़ा। अगर तुमको डायरेक्ट वही जानना है कि भुजा की लंबाई कितनी हो गई, कि कितना बढ़ा, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है भुजा की लंबाई से। तो डायरेक्ट भुजा की लंबाई निकालेंगे कि कितना बढ़ा, तो 100 में 50 को जोड़ देंगे। बताया ऐसे कि 50% बढ़ा तो 100 में 50 को जोड़ दो। पहले भुजा की लंबाई 100 थी, 50% बढ़ जाने से 150 हो जाएगी।
तो इस हिसाब से भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ये हो जाएगा 150, % का साइन हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, 1 कट गया, 5 3 15, 5 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 3x/2, इतना इकाई। बोल बात समझ में आया? इतना इकाई हो गया मेरा क्या, भुजा का लंबाई। मतलब पहले भुजा की लंबाई इतनी थी तो क्षेत्रफल इतना आ गया था उसका। अब इस भुजा की लंबाई को बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से कितना बढ़ाया, 50%। 50% बढ़ करके अब भुजा की लंबाई इतनी दिख रही है। आई बात समझ में? तो अगर उस घन की भुजा की लंबाई अगर इतनी हो जाए तो इस हिसाब से क्या है, उसका क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। भुजा की लंबाई बढ़ने से क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा। तो जानेंगे कि घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अब। तो अब घन का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई के बढ़ने से हो जाएगा। देखो फार्मूला 6 × भुजा स्क्वायर यही है, इसमें बस बैठा देंगे तो 6 × भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा के मान को जब बैठाएंगे तो क्या x बैठाएंगे, नहीं, भुजा की लंबाई जितनी हो गई वो बैठाएंगे, मतलब 3x/2 इसका स्क्वायर। तो ये जब होगा तो 6 × ये जब फूटेगा तो हो जाएगा 9x² बट्टे 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x², 2 का स्क्वायर 4, है ना। देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये 9 तिया 27x² बटे 2 इतना वर्ग इकाई। ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा, देखो पहले घन का क्षेत्रफल इतना था, अब बढ़ करके इतना हो गया, तो कितना बढ़ा आप जान जाएंगे। पहले वाला क्षेत्रफल पता चल गया, हम तो यही बोले थे कि पहले वाला क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, बाद वाला क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। पहले वाला क्षेत्रफल कितना ये पता चल गया, बाद वाला क्षेत्रफल कितना ये भी अब पता चल गया। तो जब पहले वाला क्षेत्रफल पता चल गया, बाद वाला क्षेत्रफल पता चल गया कि भुजा की लंबाई पहले इतनी थी तो उस हिसाब से क्षेत्रफल इतना आया। भुजा की लंबाई 50% बढ़ गया तो उस हिसाब से भुजा की लंबाई इतनी हो गई, और इतना होकर के उसका क्षेत्रफल इतना हो गया। तो अब क्षेत्रफल कितना बढ़ा ये आप जान सकते हैं। तो लिखेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल कितना बढ़ा, तो क्षेत्रफल देखो बढ़ के इतना हो गया, इतना बटे इतना से 6x² को माइनस कर देंगे। बहुत जल्दी सवाल को बनाते वक्त क्या करते हैं पता है, इसको पहले रखते हैं, इसको बाद में। हम लोग ये बात जानते हैं कि हम लोग घटाते वक्त बड़ा से छोटा घटाते हैं। जिसको ये समझ में नहीं आया कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो जरा सोचो कि भुजा की लंबाई अगर बढ़ गई तो जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो बढ़ेगा कि घटेगा। जाहिर सी बात है कि वो पहले वाले क्षेत्रफल से बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा है और ये क्षेत्रफल छोटा है, तो बड़े से छोटे को माइनस। तो यहाँ पे इसको माइनस कैसे करेंगे, इससे इसको इंटू कर देंगे, और जितना आएगा ये माइनस का साइन है तो उतने में से उतने को इसमें से घटा देंगे। तो 6 दूना 12, 12 ये हो गया 6 दूना 12, 27 में से 12 घट जाएगा तो हो जाएगा 15x² बटे नीचे ये 2 जैसा था वैसे ही आया, इतना वर्ग इकाई। मतलब पता चल गया कि क्षेत्रफल कितना बड़ा। अब जब ये क्षेत्रफल कितना बड़ा ये जब पता चल गया तो क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम अभी बताएं कि प्रतिशत जिसका निकाला जाता है वो पता होना चाहिए। क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत निकालना था, तो हम लोग जान गए कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा, क्षेत्रफल में वृद्धि को जान लिए। जब क्षेत्रफल में वृद्धि को जान लिए तब इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसका प्रतिशत अब हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखो मेरा जिसका प्रतिशत निकालना वो ऊपर, तो किसको रखेंगे ऊपर, वृद्धि का प्रतिशत निकालना है तो वृद्धि वाला पार्ट ऊपर, तो ये है वृद्धि, इसको ऊपर। नीचे किसको रखेंगे, जिसमें निकालना रहता है। तो हमेशा किसमें निकाल, बढ़ना या घटना। अगर कोई किसी वस्तु का क्षेत्रफल या आयतन कितना बढ़ा या कितना घटा, ये कैसे समझते हैं, किससे निकाला जाता है, पहले वाले से ही ना। पहले वाला क्षेत्रफल इतना था, बाद में इतना हो गया, तो कितना बढ़ा माइनस किए। तो ये जो क्षेत्रफल जो मेरा निकल रहा है तो वो क्षेत्रफल कहाँ से समझ रहे हैं, पहले वाले से ही ना। मतलब मूल वाला ओरिजिनल यही था, बाद में ये सब तो बढ़ के निकला है। तो हमेशा जब भी हम लोग निकालते हैं तो मूल वाले से ओरिजिनल वाले से निकालते हैं, जो कि 6x² है इंटू 100। 100 से ये भिन्न बन गया, अब उसको 100 से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा, प्रतिशत मिल जाएगा। तो 15x² बटे 2 ये पूरा एक अलग भिन्न था और ये दूसरा वाला एक अलग भिन्न है। तो ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो मान लो कि इसके नीचे 1 है, मान लो कि इसके नीचे 1 है, तो ये जब नीचे से ऊपर जब बढ़ेगा तो ये क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे से भाग कर रहा है। ये वाला और ये वाला भिन्न एक दूसरे से भाग कर रहा है। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा इससे भाग करने तो उलट जाता है, तो एक ऊपर चला जाएगा, 6x² नीचे आ जाएगा
और इंटू ये 100 जैसा था वैसे रहेगा। फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, फिर ये 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, फिर 25 से 5 का इंटू होकर के कितना हो जाएगा 125। 125% मतलब क्षेत्रफल मेरा कितना बढ़ गया 125%। देखो क्वेश्चन नंबर 25 का 4 नंबर बोल रहा है 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उन तीनों को गलाकर एक नया ठोस घन तैयार किया गया, तो नए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो 3 तो घन है, एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, एक और घन है जिसकी भुजा की लंबाई मान लो 4 सेंटीमीटर है, एक और घन है जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। बोलना है क्या कि इन तीनों घनों को क्या कर रहा, गला रहा। इन तीनों घनों को गला दिया, गला करके इन तीनों घनों का मतलब तीनों घनों को गलाया, और गला करके जो पाया, उन घनों को गला करके जो पाया उससे एक नया घन तैयार किया। एक नया घन तैयार किया तो बोल रहा क्या कि इन तीनों घनों को गला करके जिस नए घन को तैयार किया उस घन की भुजा की लंबाई क्या, उस घन की भुजा की लंबाई क्या, ये पूछ रहा है। तो तुम ही जरा सोचो कि अगर इन तीनों घनों को अगर गलाया और गला करके एक नया ठोस घन अगर तैयार कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों घनों को गलाने से क्या पाएगा, उसका आयतन या क्षेत्रफल। आयतन, क्योंकि ठोस घन है तो अगर ये मान लो तीनों अगर लोहे का है तो पूरा लोहा इसका गला, इसका भी गला, इसका भी गला, मतलब इसका आयतन गला। तो इन तीनों का आयतन गल करके एक नए आयतन को बनाया, एक नए घन को बनाया, तो नए घन में आखिर आयतन कितना होगा। तो इन तीनों का आयतन जितना निकल के आएगा, इन तीनों का टोटल आयतन ही इस नए घन के आयतन को बताएगा। मतलब इससे जो आयतन निकल के आएगा, इससे जो आयतन निकल के आएगा और इससे जो आयतन निकल के आएगा, इन तीनों के आयतन को जब जोड़ देंगे तो जुट के जो आएगा वो ये बताएगा कि नए वाला जो घन जो तैयार किया उस नए वाले घन का आयतन कितना है, क्योंकि इसके पूरे आयतन में इन्हीं तीनों का आयतन छिपा हुआ है। तो बोल रहा तो बताओ कि जिस नए घन को तैयार करेगा उसकी भुजा की लंबाई क्या है। तो जिस नए घन को तैयार किया उसकी भुजा की लंबाई अगर तुमसे पूछा तो भुजा की लंबाई को निकालने का तो कोई फार्मूला नहीं दिया है क्या, नहीं, तो मानना पड़ेगा। तो मान के करेंगे क्या, कैसे उसका मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान करके समीकरण बनाएंगे। कैसे समीकरण बनाएंगे, तो सवाल में जो दिख रहा है उसको निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में हमको दिख क्या रहा है, इस घन का आयतन, लेकिन दिख नहीं रहा, वो हमको निकालना पड़ेगा। इन तीनों घनों का आयतन निकाल करके अगर जोड़ दे तो जुट करके जो आएगा वही जो नया आयतन बनेगा, जो नया घन बनेगा उस नए घन का वही आयतन होगा इन तीनों घनों का टोटल आयतन। तो आयतन जो निकल के आएगा उस आयतन को इस घन के आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों का आयतन निकालें। यहाँ पे लिखेंगे कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन, तो यह हो जाएगा तुम्हारा कितना, भुजा क्यूब मेरा फार्मूला है, भुजा की जगह पे हो गया 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का मतलब 27 घन सेंटीमीटर। फिर 4 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन अब निकालेंगे, तो फार्मूला तो भुजा क्यूब ही रहेगा, बस भुजा की जगह पे 4 है तो 4 का क्यूब बढ़ जाएगा, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। फिर 5 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन हो जाएगा, तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब भुजा क्यूब फार्मूला है, तो भुजा की जगह 5 बैठा देंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो नए घन का आयतन पता चल जाएगा। तो लिखेंगे तीनों घनों को गलाकर नए घन तैयार करने पर नए घन का आयतन कितना हो जाएगा। तो नए घन का आयतन देखो हमको मिल जाएगा 27, 64, 125, तीनों को जोड़ देंगे 216 घन सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर। अब देखो जो नया घन तैयार किया उसका आयतन हमको पता चल गया। तो नए घन की भुजा की लंबाई पूछ रहा है कि नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, तो क्या करेंगे, नए घन की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, भुजा की लंबाई को निकालने का कोई फार्मूला नहीं है तो मान लेंगे। तो माना नए घन की भुजा की लंबाई
1 सेंटीमीटर। तो उस नए घन का अब यहाँ पे आयतन निकाल के आयतन के बराबर दिखा देंगे। सवाल में जो दिया वही निकाल के बराबर, तो सवाल में नए घन का आयतन दिया है तो हम भी नए घन का आयतन निकाल के आयतन के बराबर दिखाएंगे। तो फार्मूला तो भुजा क्यूब होता है, तो भुजा के लिए यहाँ पे x है, तो x क्यूब घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पाई ATP, यही जो तुम्हारा आयतन है इसी आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब 216 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 3 जब तुम्हारा हट जाएगा, यहाँ का पावर या दोनों का पावर सेम है, तो पावर जब हट जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा x बराबर 6। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नए घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। लास्ट इस चैप्टर का लास्ट सम 25 का 5, किसी घर का संलग्न दीवारों की लंबाई क्रमशः 12 मीटर एवं 8 मीटर है। घर की ऊंचाई 4 मीटर हो तो घर के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। एक चीज जरा देखो, इसमें घर के संलग्न दीवारों की लंबाई 12 मीटर और 8 मीटर है, घर की ऊंचाई 4 मीटर हो तो घर के फर्श का क्षेत्रफल तुमसे पूछ रहा है। कुछ नहीं है इस सवाल में, एकदम दम नहीं है। अगर समझ गए तो बस सवाल में कोई दम नहीं है। संलग्न दीवार का मतलब क्या होता है, संलग्न मतलब एक साथ लगा हुआ। जैसे अगर इस दीवार को देखी जाए और इस सामने वाली दीवार को देखी जाए तो दोनों दीवार एक दूसरे से लगा हुआ है कि नहीं। इन दोनों के लगने से ही ना ये वाला कोना तैयार हो रहा है। तो ये वाली दीवार और ये वाली दीवार दोनों एक दूसरे से इस पॉइंट पर लगी हुई है, तो ये दोनों दीवार एक दूसरे का संलग्न दीवार कहलाएगा। फिर ये दीवार और ये दीवार भी एक दूसरे का संलग्न दीवार कहलाएगा। ये दीवार और ये दीवार भी एक दूसरे का संलग्न दीवार कहलाएगा। फिर ये दीवार और ये दीवार, ये दोनों एक दूसरे का संलग्न दीवार कहलाएगा। मतलब सब एक दूसरे से लगा हुआ है। तो संलग्न दीवार की लंबाई दिया हुआ, मतलब इस दीवार की लंबाई दे दिया और इस दीवार की लंबाई दे दिया। इसकी लंबाई दे दिया 12 मीटर और इसकी लंबाई दे दिया 8 मीटर, और घर की ऊंचाई दे दिया 4 मीटर। तुमसे पूछ रहा है घर के फर्श का क्षेत्रफल क्या है। देखो, घर के फर्श का क्षेत्रफल जरा देखो तो, घर के फर्श का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो घर का फर्श किस तरह का है, आयताकार है। घर का फर्श जो है आयताकार है। घर का फर्श किसके कारण बना है, घर का जो फर्श है दीवार बनने के बाद ही ना फर्श को देखा जाता है। अगर एक घर अगर हम लोग तैयार कर रहे हैं तो उस घर में अगर दीवार अगर तैयार हो जाए तो दीवार के तैयार होने के बाद ही घर का फर्श का माने क्या होता है, क्लीन होता है। घर का फर्श दीवार तैयार होने के बाद ही होता है। तो अगर मान लो कि घर की अगर लंबाई और ये अगर चौड़ाई हो तो ये वाली लंबाई और ये वाली चौड़ाई दीवार की ही ना लंबाई है। एक दीवार की लंबाई ये हो गया, दूसरे दीवार की लंबाई ये हो गई, तो हम क्या कहेंगे, ये दीवार की एक लंबाई है, मतलब इस फर्श की लंबाई, और ये अगर तुम्हारा दीवार की लंबाई है तो इस फर्श की चौड़ाई यही हो जाएगी ना। क्योंकि दीवार की लंबाई जितनी होगी, दीवारों की जो लंबाई होगी वही तो फर्श की लंबाई बनेगी ना। क्योंकि फर्श तो दीवार के कारण ही बन रहा है, तो ये दीवार फर्श पे ही बना है। तो कहने का मतलब इस दीवार की लंबाई जितनी होगी, यहाँ से वहाँ तक फर्श को मापोगे तो लंबाई वही दिखेगी फर्श की। इस दीवार की लंबाई जितनी होगी इसके फर्श की लंबाई भी इस तरफ की यही होगी। मतलब इस फर्श की लंबाई और चौड़ाई दोनों संलग्न दीवारों की लंबाई को ही फर्श की लंबाई और चौड़ाई कहेंगे। मतलब फर्श की लंबाई क्या होगी, तो इस दीवार की लंबाई जितनी होगी वो इस फर्श की लंबाई होगी, और इस दीवार की लंबाई जितनी होगी वो इस फर्श की चौड़ाई होगी। आई बात समझ में। मतलब तुमको फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने का तो फॉर्मूला हम लोग एक ही चीज जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अभी हमको पता चल गया कि फर्श की लंबाई क्या है। तो एक दीवार की लंबाई ही फर्श की लंबाई है जो कि 12 मीटर है, और फर्श की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो दूसरे दीवार की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई बन जाएगी 8 मीटर। घर के फर्श का क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, तो लंबाई 12 चौड़ाई 8, 12/96 वर्ग मीटर। ये हो गया मेरा आंसर। अब तुम कहोगे कि सर ऊंचाई दे करके हम लोग को क्या भटका दिया, सही में भटकाया। अब नेक्स्ट डे जब दूसरा चैप्टर कराएंगे तो फिर उसकी वीडियो को तुम लोग में हम शेयर कर देंगे। तो ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। अब क्या काम है, तुम लोग को अपने से इसको कंप्लीट करना है। कैसे, प्रैक्टिस करके एक सम को 2 बार 3 बार 4 बार अपने घर पे जब बनाओगे इस सम का प्रैक्टिस होगा।